Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number second of vectors. तो कल जो हमने पढ़ा था तो उसमें जो हमारा रह गया था that is non-collinear vectors. Non-collinear vectors. Non-collinear vectors. Non-collinear vectors are those vectors which are not collinear. तो collinear क्या होता है? कॉलिनियर होता है जिनका सेम और पैरेलल सपोर्ट होगा. जिनका सेम और पैरेलल सपोर्ट नहीं है तो वो क्या है? नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स. सपोज हम यहाँ पे बात करेंगे को इनिशियल वेक्टर्स की. सपोज यहाँ पे p है, यहाँ पे q है और यहाँ पे r है. ये जो p r है ना, p r और पी क्यू ये क्या है बताओ? ये जो है ना, ये अभी जो मैंने कहा था ये कोइंशियल वेक्टर्स हैं क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट सेम है. बट क्या ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं? देखो ये जो है ना पी क्यू, सपोज अगर हम यहाँ पे नाम रखेंगे इसका L1 इस सपोर्ट का, और इस सपोर्ट का नाम हम रखेंगे जो नेक्स्ट है पी आर. इसका सपोर्ट जो है दैट इज L2. क्या ये L1 और L2 लाइन सेम है? नहीं. क्या ये पैरेलल है? नहीं. तो इसका मतलब ना तो सेम है ना तो पैरेलल है. ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं. इसके बाद हमारा जो रह गया था दैट इज इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स. तो इक्वल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? इक्वल वेक्टर्स मतलब हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं v1 एंड v2, इनको हम कब कहेंगे कि ये क्या है? ये इक्वल वेक्टर्स हैं जब सबसे पहले इनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए v1 एंड v2. सपोज यहाँ पे अगर हम दो वेक्टर्स की बात करेंगे v1 वेक्टर और v2 वेक्टर की, ठीक है. तो सबसे पहले जितनी इसकी लेंथ होगी जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं या मॉडुलस बोलते हैं, और जितनी v2 की लेंथ होगी या मॉडुलस होगा मैग्नीट्यूड होगा, ये आपस में बराबर होना चाहिए. सपोज अगर इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे भी होना चाहिए और सेम डायरेक्शन होनी चाहिए. एक तो हो गया मैग्नीट्यूड, दूसरा हो गया सेम डायरेक्शन. ठीक है ना. बताओ सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन का मतलब अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे है ना तो इसकी भी डायरेक्शन अपोजिट नहीं सेम टू सेम होनी चाहिए. तो हो गए दो पॉइंट्स. और थर्ड जो है वो सेंस भी सेम होना चाहिए. सेम सेंस. तो तीन पॉइंट्स याद रख लेना. मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, सेंस सेम. तो वो जो डायरेक्टेड लाइन की तीन प्रॉपर्टीज होती है ना वो दोनों में सेम टू सेम होनी चाहिए. सपोज अगर हम इस को नाम रखेंगे पी क्यू और इसका नाम हम रखेंगे आर एस, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? वी वन मीनस पी क्यू. इनकी आपस में क्या होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम. डायरेक्शन मीनस अगर ये पी टू क्यू है ये भी ऐसी आर टू एस होना चाहिए. सेम टू सेम डायरेक्शन होनी चाहिए. और सेम सेंस. सेंस का मतलब ये पी टू क्यू है मतलब डायरेक्शन ही है तो एक ही मतलब निकलता है. ठीक है ना. तो सेंस भी सेम ही होना चाहिए. तो इसको हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स. ये एक एक करके याद रख लेना क्योंकि आगे हम जब एग्जांपल्स करेंगे ये ज़रूरत है. तो इक्वल वेक्टर्स के बाद अब जो हम सॉरी इक्वल वेक्टर्स के बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. एक वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब है सपोज अगर ये वी वेक्टर है, ठीक है ना, इसकी लेंथ जो है ना सपोज मतलब मैग्नीट्यूड वो 5 मीटर है. इसकी जो नेगेटिव वेक्टर है ना वो ऐसे ही होगा, यही वेक्टर होगा. मतलब अगर इसकी डायरेक्शन यहाँ पे है तो नेगेटिव करने से डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती हैं और कुछ नहीं होता है. आपको पता होगा मॉडुलस में ये जो यहाँ पे देखो इसका जो मॉडुलस होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे कुछ नहीं होगा. सपोज अगर ये पी टू क्यू है ये क्यू टू आर बनेगा. ठीक है ना. सपोज यहाँ पे क्या है पी, सपोज यहाँ पे आर एंड एस. ये जो वी वेक्टर है ना इसको हम क्या कहेंगे? माइनस वी वेक्टर. माइनस वी वेक्टर का मतलब है अगर इसकी डायरेक्शन पी टू क्यू है यहाँ से
इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी एस टू आर। बट ये जो मैग्नीट्यूड था 5 मीटर, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिर भी 5 मीटर ही रहेगा और कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वी वेक्टर है वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस वी वेक्टर। इसका मतलब डायरेक्शन पे कोई फर्क, सॉरी, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ फर्क किस पे पड़ा, नेगेटिव करने से डायरेक्शन पे। तो ये कुछ वेक्टर्स थे। और फ्री वेक्टर एक पॉइंट है जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, फिर भी फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर मीन्स if the initial point of a vector can be changed with no effect। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इफ द, आसान मैंने लिखा है, इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर, अगर हम एक पॉइंट जो है ना इनिशियल पॉइंट वेक्टर का हम चेंज कर सकते हैं विद नो इफेक्ट, का मतलब डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज हमारे पास एक वेक्टर ऐसे है, ये क्या है, सपोज ये ए टू बी है एक वेक्टर। हमने क्या किया, ये जो ए टू बी है ना इसको हमने यहाँ पे लाया, यहाँ पे लाया बी, तो या ये जो ए है ना सपोज इसको हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे क्या है ओरिजिन है ना, ऐसे किया, यहाँ पे पॉइंट बी था, ये जो ए था ना ये ओरिजिन बन गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन वैसी की वैसी वैसी है, ठीक है ना। अब ए टू बी सपोज यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 मीटर होगा, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। हमने क्या किया, ये जो इनिशियल पॉइंट था इसको हमने चेंज किया, मतलब जहाँ पे हम इनिशियल पॉइंट चेंज कर सकते हैं उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर। जहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते उस वेक्टर को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। तो ये आप खुद लिखना अपने वर्ड्स में, वायर वी कैन नॉट चेंज द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर इज सेड टू बी द लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है ना। तो इतना तो हो गया आई थिंक। कुछ एग्जांपल्स करेंगे, मैं यहाँ पे तब तक एग्जांपल्स लिखता हूँ, थोड़ी सी आप तब तक नज़र देना कि हमने क्या पढ़ा अभी तक। तो सबसे पहले इन एग्जांपल्स को हम करेंगे, ठीक ना, उसके बाद और भी कुछ एग्जांपल्स हैं उनको भी करेंगे, तो फिर हम लास्ट पे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको आपको डिफरेंस करना है, स्केलर कौन सी है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। खुद ट्राई कर लो और लास्ट पे मुझे बताओ या कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आपने क्या किया है, ठीक किया है, गलत किया है, या आप मेरे आंसर चेक कर सकते हैं तो पास करके कर देना। तो यहाँ पे है 40 डिग्री एंगल है, तो ए फॉर एंगल, ठीक है ना। अब आपका दिमाग में होना चाहिए कि क्या डायरेक्शन का इस पर कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं। जब भी आपको कोई बताएगा कि 40 डिग्री एंगल ड्रा करो, आप विद पॉजिटिव डायरेक्शन भी आप डाल सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन पे भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं है, ठीक है ना। अगर एंगल होता 40 डिग्री टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो कुछ डायरेक्शन का कंसेप्ट लग रहा था, बट यहाँ पे सिर्फ 40 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल है। तो एंगल जब भी होता है, ठीक है ना, एंगल सिर्फ एंगल, नॉट विद डायरेक्शन, एंगल, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। 50 वाट, वाट किसका ऐसा यूनिट है, पावर का, ठीक है ना। बहुत पहले फिजिक्स पढ़ा था वो भी भूल गए हैं। तो वाट जो है ना फिजिक, ये सॉरी पावर है, तो पावर का कंसेप्ट जो है वो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। और 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है, ये डेंसिटी है, 10 ग्राम है, किस में है, पर सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर क्यूब में 10 ग्राम है, तो डेंसिटी है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है। और 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 20 मीटर है ना, मतलब डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो डिस्टेंस है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, टुवर्ड्स नॉर्थ। 20 मीटर पर सेकेंड को आप डायरेक्ट स्पीड कह सकते हैं, बट स्पीड तो है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, बट साथ में क्या लिखा है, टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन भी है, तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई। यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड था, यहाँ पे डायरेक्शन भी है। तो ऐसे ही 5 सेकेंड्स ओनली लिखा है, 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड्स टाइम है, तो टाइम का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। 10 कॉलम, तो ये तो करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना।
करंट जो है कॉलम, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। और फोर्स, फोर्स ऑलरेडी मैंने आपको कहा है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क, वर्क काम करो, और इसमें डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी है। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, सेकंड स्क्वायर मीन्स एक्सेलरेशन, तो स्क्वायर लिखा होता है एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब है ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, और वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये जो कंसेप्ट है ना जो फोर्स पे डिपेंड होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये ये क्या है, यहाँ पे तो डेंसिटी था बट यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है। 10 न्यूटन, न्यूटन का मतलब क्या है, फोर्स, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। और 30 किलोमीटर पर आवर, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड, और क्या है, और ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको फिगर सामने है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ वेक्टर्स है रिप्रेजेंट किए गए हैं डायरेक्टेड लाइन से। ए वेक्टर ऐसे, और इसके नीचे बी वेक्टर, और डायरेक्शन भी चेक कर देना। और यहाँ पे सी वेक्टर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डी वेक्टर ऐसे नीचे। तो सबसे पहले आपको बताना है इनमें से को इनिशियल वेक्टर्स कौन कौन से। को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब क्या है, को इनिशियल पॉइंटर्स मतलब कॉमन पॉइंटर्स। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स नहीं है, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स हैं। तो किस किस वेक्टर को कॉमन पॉइंट है, ए और डी वेक्टर। तो इसका जो आंसर है दैट इज ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, मुझे बताओ इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है। इक्वल वेक्टर्स का मतलब है लेंथ भी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, सेंस भी सेम, सब कुछ सेम ही होना चाहिए। तो इक्वल वेक्टर्स देखो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है ना वो लेफ्ट टू राइट है, बट यहाँ पे डायरेक्शन चेक करो वो राइट टू लेफ्ट है। तो इसका मतलब ये जो ए और सी है ना ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। आप यहाँ पे चेक करो डी और बी, तो डायरेक्शन तो वैसे सेम ही है, ठीक है ना। एक तो डायरेक्शन सेम है, और दूसरा मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो अगर ये आप समझ सकते हैं ये स्क्वायर है रेक्टेंगल, तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, यहाँ पे बराबर ही है, तो इनका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम बन गया। डायरेक्शन भी सेम है, सेम टू सेंस भी सेम है, सब कुछ। तो ये जो डी और बी वेक्टर जो है ना, डी वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब ये वेक्टर और यहाँ पे जो वेक्टर हैं ये आपस में क्या है, इक्वल वेक्टर्स। और यहाँ पे इसके बाद लिखा है कॉलिनियर, कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। कॉलिनियर होने चाहिए मगर बराबर नहीं होने चाहिए। क्यों लिखा है बट नॉट इक्वल, क्योंकि ये जो है ना ये कॉलिनियर वेक्टर्स भी हैं। कौन से, डी और बी वेक्टर जो है ना एक तो इक्वल वेक्टर्स हैं, और हर कोई इक्वल वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर ही होता है। तो डी और बी वेक्टर जो है ना कॉलिनियर वेक्टर का मतलब क्या है, सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट। यहाँ पे देखो ये जो है ना ये सपोर्ट इसका, और इसका सपोर्ट जो है ना मतलब लाइंस आप एक्सटेंड करो, इसकी लाइन आप डालो, इसकी लाइन डालो, वो आपस में पैरेलल है, मतलब इसका सपोर्ट आपस में पैरेलल है ना, तो ये तो कॉलिनियर है। बट नॉट इक्वल, मगर ये इक्वल भी हैं। इक्वल का मतलब अभी आपने देखा इक्वल वेक्टर्स डी और बी जो है ना ये आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये तो कॉलिनियर था बट ये इक्वल भी है। बट यहाँ पे क्या लिखा है, कॉलिनियर बट नॉट इक्वल, मगर बराबर नहीं होने चाहिए, तो मतलब इक्वल वेक्टर्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखो ए वेक्टर और सी वेक्टर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो ये तो इक्वल वेक्टर्स नहीं है बट कॉलिनियर वेक्टर्स हैं। कॉलिनियर वेक्टर्स का मतलब इनका जो सपोर्ट है वो पैरेलल है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ए वेक्टर एंड सी वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर्स। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉलिनियर वेक्टर्स। कॉलिनियर वेक्टर्स मीनस आपको बताना है इनमें से कॉलिनियर वेक्टर्स। अभी आपने देखा डी और बी वेक्टर तो कॉलिनियर है ना, मतलब इनका जो सपोर्ट अगर हम ड्रा करेंगे वो पैरेलल है, तो आंसर आएगा डी वेक्टर एंड बी वेक्टर कॉलिनियर है, और ए वेक्टर और सी वेक्टर भी कॉलिनियर है, ए एंड सी वेक्टर। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन क्या था, ठीक है ना। तो वैसे तो मेरी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, आई होप कि आप कंप्रोमाइज़ करोगे यहाँ पे हैंड राइटिंग के साथ। अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, ट्रायंगल लॉ मीनस विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। सपोज यहाँ पे ट्रायंगल हम बनाएंगे, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसकी डायरेक्शन हम ऐसे रखेंगे। सपोज यहाँ पे जो पॉइंट है दैट इज पी, और यहाँ पे क्या है क्यू, और यहाँ पे क्या है आर। तो यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस है, अगर आपने क्या किया पी टू क्यू आप गए, क्यू टू आर आप गए, मतलब डायरेक्शन गिवन है ना। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज पी एंड
आर ऐसे ऑफ, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर, अगर आप सबसे पहले कहाँ गए, पी क्यू, फिर इसके बाद क्यू आर, तो इसका मतलब है ना कि ये बराबर है, किसके बराबर है, पी एंड आर, पी आर वेक्टर। तो इसका मतलब इसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एडिशन हम ये जो वेक्टर्स को हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर आप ऐसे लिखोगे, इस वेक्टर को आप नाम रखोगे v1, इस वेक्टर को आप नाम रखोगे v2, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये देखो, पी क्यू को हमने क्या रखा, v1 वेक्टर, प्लस क्यू आर को हमने क्या रखा, तो यहाँ पे तो 2 रखना था ना, v2 वेक्टर वो किसके बराबर निकलेगा, पी आर वेक्टर। तो पी आर वेक्टर जो है ना, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, v1 प्लस v2 वेक्टर। हो गया, इतना क्लियर है, तो इतना तो लिखो। कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स, देखो आपको तो डेफिनेशन पता है, कॉलिनियर वेक्टर्स किसको कहते हैं। अगर आपको दो वेक्टर्स वहाँ पे आ गए और कहा गया कि क्या आप ये बताओ कि ये कॉलिनियर है या नहीं, तो कैसे करोगे, वो कंडीशन आपको पढ़ना है। तो कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स, इतना तो आप याद रख लेना। सपोज हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं v1 एंड v2 वेक्टर। तो अगर आपका v1 वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा मीन्स कॉन्स्टेंट टाइम्स v2 वेक्टर, ये ना ये कुछ लेमडा आप के भी रख सकते हैं, ठीक है ना, इतना यहाँ पे डरना नहीं है। v1 वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स v2 वेक्टर, मतलब ये जो v1 वेक्टर है ना, ये बराबर है v2 वेक्टर मीन्स ये जो v2 वेक्टर आप यहाँ पे रखोगे और साथ में कोई कांस्टेंट होगा। तो ऐसे तो आप एग्जांपल से इसको आप ज़्यादा समझोगे, फिलहाल आप इतना याद रख लेना कोलिनियरिटी क्या होती है। अगर आपने v1 वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स v2, ज़रूरी नहीं v2 आप यहाँ से रखो, v1 आप यहाँ से रखो, एक ही बात है, ठीक है ना। और v2 वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स v1 वेक्टर, ऐसे भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है, जो भी जहाँ से भी होगा तो के साथ में होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है ना, अगर आपके दो वेक्टर्स ऐसे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ये कॉलिनियर वेक्टर्स है। एक तो डेफिनेशन होगा, ये कंडीशन है क्वेश्चंस करने के लिए, वो हम बाद में करेंगे। तो अगर सपोज आपका v1 वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स v2 वेक्टर, तो के क्या है, के कोई भी कांस्टेंट है। कॉलिनियर में डायरेक्शन का कोई रूल नहीं होता है, कॉलिनियर मीन्स ऐसे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, मतलब इनका पैरेलल सपोर्ट है, ये दो वेक्टर्स हैं, v1 यहाँ पे, v2 यहाँ पे, तो हो गया v1 टाइम्स के टाइम्स v2। तो अगर आपका k पॉजिटिव है, याद रख लेना k पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है, तो ये जो दो वेक्टर्स है ना, ये तो कॉलिनियर है, v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। ऑलरेडी ये जो कंडीशन है ना, ये कॉलिनियर की है, मतलब जो हमने यहाँ पे कहा कि अगर ये कंडीशन है कॉलिनियर है। बट अगर आपका ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो आपके जो v1 एंड v2 वेक्टर जो है ना, ये लाइक वेक्टर्स हैं। लाइक वेक्टर्स मीन्स इनकी डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे मैंने क्या कहा, ये तो कॉलिनियर है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पे है ना, ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे वो नेगेटिव होगा, दैट इज के लेस देन 0, इतना याद रख लेना। तो v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर आर अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स मीन्स डायरेक्शन अपोजिट। कॉलिनियर तो है, चाहे डायरेक्शन वो होगी ये होगी जो भी होगा, सेम डायरेक्शन होगी अपोजिट डायरेक्शन होगी, कॉलिनियर तो है। तो लाइक वेक्टर्स कैसे पता चलेगा, कि पॉजिटिव कि नेगेटिव, याद रख लेना, क्योंकि जल्दी हम इस पे एग्जांपल्स करेंगे, तो उस वक्त आपको ये टिप ऑफ द टंग पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये और दो कंसेप्ट हो गए। इसी वक्त हम एक एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल है सी वेक्टर 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर के बराबर है, 2c वेक्टर a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर के बराबर है, एंड यू हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a वेक्टर एंड सपोज b वेक्टर। ये ज़रूरी नहीं a वेक्टर और c वेक्टर के दरमियान भी हो सकती है, मतलब a वेक्टर और b वेक्टर या a वेक्टर और c वेक्टर। आपको बताना है कि क्या a वेक्टर b वेक्टर लाइक वेक्टर्स हैं, अनलाइक वेक्टर्स हैं, जो भी हैं,
तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो अगर हम ए और बी के दरमियान रिलेशन ढूंढने हैं तो सी जो है ना, सी का यहाँ पे मामला ख़त्म होना चाहिए, मतलब सी ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ दो इक्वेशंस में से सिर्फ ए और बी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, सी, अगर हमें सी ख़त्म करना है तो सी का जो वैल्यू है ना वो हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, इसलिए ताकि ये जो सी है ना ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, तो सी वेक्टर जो है ना, सी वेक्टर का वैल्यू क्या है, 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर इज इक्वल टू हो गया 2c वेक्टर। सी वेक्टर के बदले मैंने फर्स्ट लिखा, इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर इज विच इम्प्लाइज 2 3 आर 6a वेक्टर प्लस 2 4 आर 8b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर विच इम्प्लाइज, अगर हमें a और b के दरमियान रिलेशन ढूंढनी है तो इनको अलग अलग करो। 6a वेक्टर और ये जो a वेक्टर है लेफ्ट साइड में माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3b वेक्टर, और यहाँ पे क्या है माइनस 8b वेक्टर विच एम्प्लाइज 6a माइनस a इज 5a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 8 दैट इज माइनस 11b वेक्टर। ठीक है, और मुझे बताओ a वेक्टर का वैल्यू क्या निकला, ए वेक्टर का वैल्यू निकला माइनस 11/5 और साथ में क्या था बी वेक्टर। अभी मैंने कहा कि जब हमें दो वेक्टर्स के दरमियान रिलेशन ढूंढनी होगी, सपोज v1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स, सपोज मेरा आदत है लेमडा लिखना, ठीक है ना, आपके लिए के लिखता हूँ, v1 वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स v2 वेक्टर। अब ये देखो सबसे पहले क्या इस फॉर्म में बन गया, देखो ये तो a वेक्टर है, मतलब यहाँ पे तो हमने जनरल में v1 v2 कहा था, सपोज इसको आप कहो a इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे इसको बताओ k, ये क्या है b वेक्टर, इसका मतलब ये तो इस फॉर्म में आ गया a वेक्टर और b वेक्टर, a वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम्स b वेक्टर। इसका मतलब है कि जो a वेक्टर एंड b वेक्टर जो है ना ये कोलिनियर वेक्टर्स है। क्या है, कॉलिनियर। ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि आपको निकालना होगा कॉलिनियर, लाइक जो भी निकालना होगा, ए एंड बी वेक्टर आर कॉलिनियर वेक्टर्स। इतना तो हो गया। इसके बाद मैंने ये भी कहा था कि अगर के पॉजिटिव होगा लाइक वेक्टर्स हैं, के नेगेटिव होगा अनलाइक वेक्टर्स हैं। देखो ये जो कांस्टेंट है ना इसका मतलब है कि के का वैल्यू माइनस 11/5 दैट इज के इज लेस देन जीरो। तो अगर के लेस देन जीरो है ना, ये तो ए और बी जो है ना ये कॉलिनियर वेक्टर्स है, बट ये अनलाइक वेक्टर्स हैं, ए एंड बी आर अनलाइक वेक्टर्स। आया समझ में। तो यहाँ पे क्या पता चला आपको, ए एंड बी आर कॉलिनियर बट अनलाइक वेक्टर्स। ऐसे भी ऑप्शन हो सकता है ना, ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए कहा ताकि आपको ये समझ आएगा कि v1 इज इक्वल टू के टाइम्स v2। आप ऐसे ही a और c के दरमियान भी रिलेशन, मतलब रिलेशन जिनके दरमियान ढूंढना होगा ना, वो जो थर्ड वेक्टर होगा वो ख़त्म करो यहाँ पे, मतलब ख़त्म मीनस सब्स्टिट्यूट करो उसका वैल्यू, तो ख़त्म खुद ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी। आई थिंक इस लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा वो आपको रिवाइज करने के लिए काफ़ी है, रिवाइज करो साथ साथ में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी आगे चलेंगे। तो रखते हैं आज इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।